नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। जैसा कि हमने सिलसिला शुरू किया था कि तमाम जो जमातें हैं उनके मैनिफेस्टोज और ख़ास करके उनकी जो इकनॉमिक और जो फॉरेन पॉलिसी की क्या तरजीहात हैं उस पर गुज़श्ता कई हफ्तों से बात कर रहे हैं। इससे पहले भी हमने सरसरी जिक्र किया था कि पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो क्या है, लेकिन उससे पहले उनका इन डिटेल यानी कि तफसीली रिटन मैनिफेस्टो नहीं आया था। लेकिन अब क्योंकि वो आ गया है तो हमारा फोकस है कि उसको डिस्कस किया जाए, उसका पोस्टमार्टम किया जाए इन डिटेल। और शहबाज, अनलाइक अदर जो उनके मैनिफेस्टोज हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के, अगर आप ओवरऑल पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो को देखें तो इट अपेयर्स के उनका जो फोकस है अगेन के जो सोशलिज्म वाली पॉलिसी है, मसलन इस तरह के नारे जैसे तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के ज़माने में रोटी कपड़ा मकान होता था, उसी की एक्सटेंशन लगता है। जैसे कि डिटेल में बात भी करेंगे, भूख मिटाओ, गुर्बत मिटाओ, वसीला तालीम, वसीला रोज़गार, वसीला सेहत, मतलब वो तमाम इस तरह के कैची वो अल्फाज हैं कि जिससे आवाम अट्रैक्ट हो। अब इशू ये है कि जितने भी नॉवल आइडियाज़ हों, जब तक आपके इकोनॉमिक फंडामेंटल्स ठीक नहीं होंगे उस वक्त तक तो आप लोगों को इस तरह के जो रिलीफ नहीं दे सकते। तो हाउ डू यू सी ओवरऑल देयर मैनिफेस्टो इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमी? देखिए, जो पीपल्स पार्टी का मैनिफेस्टो है ये रिफ्लेक्शन है जो पार्टी की आइडियालॉजी है। दिस इज़ गुड। उसमें अगर आप देखें, अगर बुनियादी चीज़ें हैं वो बात क्या कर रहे हैं कि जो वल्नरेबल हैं, जो कमज़ोर तबके हैं पाकिस्तान के और जो स्प्रेस तबके हैं पाकिस्तान के, उनको एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, उनको इकोनॉमिकली एम्पावर करने की बात कर रहे हैं, उनको सोशली एम्पावर करने की बात कर रहे हैं। इंपॉर्टेंटली नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से उनकी अहम सिफारिशात हैं जिसको अभी डिस्कस करेंगे। ओवरऑल जो एक इम्प्रेशन आ रहा था बिलावल भुट्टो जरदारी की स्पीचेस से कि उनका जो मैनिफेस्टो बहुत ज़्यादा फिस्कली एक लूज मैनिफेस्टो है जिसमें बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ की वो बात कर रहे हैं। अगर उसको गौर से पढ़ा जाए तो इतना भी फिजिकली इररिस्पॉन्सिबल ये नहीं है। खासतौर पर एक चीज़ को अगर आप फ्रंटली डिस्कस कर लेना, जो वो कह रहे हैं कि 300 यूनिट्स तक मुफ्त बिजली हम देंगे लोगों को, उसको उन्होंने लिंक किया। अगर आप उसकी डिटेल में जाएं कि सोलर जो है पैनल्स लगाए जाएंगे और वहां से जो बिजली पैदा होगी उन घरानों को मुफ्त फराहम की जाएगी 300 यूनिट्स तक जिनकी कंजम्पशन है। तो जनरली वो नेशनल ग्रिड से या ओवरऑल जनरल पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं दे रहे। इसी तरीके से भी अगर बाकी भी उनकी चीजें आप डिटेल में देखें तो आपको उसके अंदर एक नजर आती है कि वो एक कोशिश कर रहे हैं कि एक तरफ लोगों की जो जेन्युइन जो जरूरियात है उसको पूरा किया जाए, उसके साथ ही फिजिकली वो बिहेव भी करे। उनके जो मैनिफेस्टो के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं और ख़ास तौर पर जहां से वो स्टार्ट ले रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कौम को इस वक्त एक नए मुआशी प्लान की ज़रूरत है। जिस स्टेज के ऊपर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, पाकिस्तान को अहम और मुश्किल फैसले करने हैं इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। और उनका जो 5 बुनियादी उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उसका पहला प्रिंसिपल ही यही है कि रीगेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सॉवरेनिटी। ये बहुत ही अहम पॉइंट है। इसको इसकी अगर निटी ग्रिटीज में आप जाए ना तो अब रीगेनिंग इकोनॉमिक सॉवरेनिटी का मतलब ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी है वो पाकिस्तान के अपने हाथों में नहीं है, वो IMF के हाथों में है, वो वर्ल्ड बैंक के हाथों में है, वो US ट्रेजरी के हाथों में है। हमें चाइना की जरूरत पड़ती है, हमें सऊदी अरेबिया की जरूरत पड़ती है, मुत्तहदा अरब अमारात की जरूरत पड़ती है। जब आप किसी से अपना कंट्रोल वापस लेते हैं अपनी सॉवरेनिटी का, इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का, उसके लिए मैसिव डिसीजन मेकिंग। इसीलिए वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने एम्फेसिस दिया है कि होम ग्रोन स्टेबलाइजेशन प्लान विच टैकल्स इन्फ्लेशन एंड एक्सटर्नल इम्बैलेंसेस। क्योंकि इस वक्त तो हमारा ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ हम IMF के प्रोग्राम है तो उनके बगैर तो हम मेरे ख्याल में सांस भी नहीं ले सकते। तो अगेन बट बात तो ठीक है कि ये तो इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमें एक नए प्लान की ज़रूरत है, बट क्या वाकई ही किसी जमात के पास उतनी पॉलिटिकल विल भी है, उतनी स्पेस भी है कि वो उस प्लान को लेकर के आए और उसको इम्प्लीमेंट भी करें? ऑब्वियसली देखिए, वो आपकी बात ठीक है, जब इक्तदार में आते हैं तो पॉलिसीज कुछ और होती हैं और जब इनके वादे होते हैं तो कुछ और होते हैं। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट अगर आप किसी चीज़ को, किसी चैलेंज को आप एक्नॉलेज कर रहे होते हैं तो दैट मीन्स कि आप उसको एड्रेस करने की तरफ भी आप कोशिश कर सकते हैं, या एटलीस्ट आपसे पूछा जाएगा कि आपने ये वादा किया था, आपने पूरा किया या नहीं किया। बाकी भी इनके जो कामरान जो 4 प्रिंसिपल्स हैं, टोटल जो 5 प्रिंसिपल, एक तो इन्होंने रीगेनिंग इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की बात की, दूसरा वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिंग इन चेंज, कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम इन्वेस्ट करेंगे, प्योर पब्लिक इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करें। अगेन दिस इज स्लाइटली इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अब पब्लिक सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट करने की अब गुंजाइश बाकी नहीं रही। फिर प्रोटेक्टिंग द वल्नरेबल्स, जो कि उनका कोर भी है पीपल्स पार्टी के, वो गरीब की बात करते हैं, मुतवस्सित तबके की बात करते हैं, उसकी प्रोटेक्शन की बात करें।
और जो इंपॉर्टेंटली जो एड्रेसिंग फिस्कल इम्बैलेंसेस जो इनका चौथा ऑब्जेक्टिव है, जिसके अंदर वो ये मान रहे हैं कि जो अनटारगेटेड सब्सिडीज हैं उसको खत्म किया जाएगा। उसके साथ दूसरी बात ये कह रहे हैं कि जो एफबीआर के जो टैक्स अखराजात है, मतलब जो टैक्सों की छूट दी हुई है उसको हम खत्म करेंगे, विच मीन्स कि इससे कुछ 2400 अरब रुपए सालाना की टैक्सों की छूट है, उसको उसके ये खात्मे की बात कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट उसका जो इंपॉर्टेंट है कि जो टैक्स की जो इस्लाहात है वो करेंगे, जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है उसको बढ़ाकर 15% किया जाएगा। अमंग ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इनका थोड़ा सा रिलेटिवली एग्रेसिव है कंपेयर टू दी पीएमएलएन। आपको याद है वो उन्होंने 13.5% की बात की है। ये कह रहे हैं कि हम हर साल उसको 1% बढ़ाएंगे। इट इज गुड प्लान, नॉट बैड। और लास्टली जो वो बात कर रहे हैं कि फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट, जिसकी डिटेल में बात करें इस वक्त क्या सूरत हाल है वो तीसरे पार्ट में जाके, बट वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान का जो कर्जा है उसको हम जो कानूनी हदूद है उसके अंदर लेके आएंगे, विच रिक्वायर्स मैसिव कट। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है, इंप्लीमेंट कर पाते हैं नहीं कर पाते, दैट्स अ सेपरेट पॉइंट। जब से मेरे ख्याल में ये फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डेट लिमिटेशन एक्ट पार्लियामेंट ने बनाया था, क्या किसी एक गवर्नमेंट ने भी या एक साल में भी उसको इंप्लीमेंट कर पाए हैं? मेरा नहीं ख्याल कि कर पाए। 2013 से हर हुकूमत इसकी वायलेशन में है, और उससे पहले भी क्योंकि जो गोल था टू रिड्यूस टू 60% ऑफ द जीडीपी वो 2013 से इंप्लीमेंट होना था। अभी तो कोई भी जो पार्टी है उसको उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर पाई। हर हुकूमत जो आई है वो जब गई है उसका इक़्तिदार खत्म हो तो अपने जिम्मे जो कर्जा था हुकूमत के जिम्मे इसको डबल करके गई है। कुछ कामरान के बड़े वादे भी उसकी अगर बात कर ले, तनख्वाहों को दुगना करने की बात की ओवर पीरियड ऑफ 5 years, विच इज पॉसिबल, जो कि वो भी कह रहे हैं, आपको नून लीग भी कह रही है। अगर इन्फ्लेशन रेट से आप उसको करते हैं, बट अगर इन्फ्लेशन रेट आपका पीएमएलएन का तो ये है ना कि वो इन्फ्लेशन रेट से उसको लिंक कर रहे हैं, वो इस तरीके से दुगना करने की बात नहीं कर रहे। ये जो है कि ये कह रहे हैं कि हम उसको दोगुना कर देंगे 5 साल में, ये शायद ना हो सके अगर आप उसको इन्फ्लेशन से लिंक करते हैं। बट जो आपका जो मजदूर तबका है उसके लिए ये कह रहे हैं कि जो डेली वेजर है या जो वेजेस आपकी मंथली जो मिनिमम इनकम होती है उसका उन्होंने लिंक किया हुआ है महंगाई के साथ, कि जो भी महंगाई की शरह होगी उससे 8% आपकी जो तनख्वाह है वो ज्यादा होगी। अगर महंगाई में इजाफा 20% हो रहा है तो 28% फिर आपको उसमें जो डेली वेज है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा, या मिनिमम जो वेज जिसको बोलते हैं। इसके साथ ही वो कह रहे हैं नौकरियां हम पैदा करना चाहेंगे, वो जनरल स्टेटमेंट है, उसमें कोई खास चीज नहीं है। बट दूसरी साइड पे ये जो बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है उसकी एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, छोटे कर्जे देना चाह रहे हैं जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, हो सकता है अभी भी हो रहे एक्सपेंड करेंगे। ये तालीम के लिए BISP के जरिए कुछ ये ग्रांट्स देना चाह रहे हैं, अभी भी हो रहा है। वसीला रोजगार का प्रोग्राम है BISP के नीचे, उसको एक्सपेंड करने की बात कर रहे हैं। और वसीला सेहत, अगेन जो सेहत कार्ड है उससे रिलेटेड चीजें, बट ये वाली जो चीजें दीज आर मोर ऑफ द प्रिवेंशन नेचर। अगर इसको BISP के तहत करेंगे तो फिर जो अंडर द आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन आपकी ये ऑब्लिगेशन सोशल सेक्टर बनता नहीं है। आप सिर्फ इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी की हद तक कर सकते, उससे बाहर आप नहीं कर सकते। अच्छा, इसमें एक जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आई थिंक अगेन तमाम जो जमातें हैं फोकस उन्होंने कल भी हम जिक्र कर रहे थे जैसे PTI का कि ज़राअत के ऊपर, ऑब्वियसली हमारा एक रीढ़ की हड्डी हम जिसे कहते हैं कि इकोनॉमी की है। अब इसमें वो ये कह रहे हैं कि टू प्रमोट डाइवर्सिटी इन क्रॉप्स वी विल इंश्योर क्रॉप सपोर्ट प्राइसेस फॉर वेरियस क्रॉप्स टू द स्मॉल फार्मर्स। अब अभी अगर आप सिचुएशन देखें, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद हम गंदम और जो गन्ने की फसल है उसको सब्सिडाइज, मतलब एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सब्सिडाइज तो नहीं कर रहे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होती है कि किसान को जाए। हाँ। इंडिया में कहते हैं कि दालें और बहुत और क्रॉप्स भी हैं जहां पे एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस भी है। तो डू यू थिंक दैट दिस इज अ गुड आइडिया? ये बात कर रहे हैं कि ये पॉलिसी ठीक नहीं है, ये जो सपोर्ट प्राइस की पॉलिसी ठीक नहीं है। उसका नुकसान ये होता है कि जो फार्मर है उसको पता कि ये गारंटेड प्राइस हमें गन्ने की मिल जाएगी, गारंटेड प्राइस आपको गंदम की मिल जाएगी, तो एक तो वो अपनी पैदावार नहीं बढ़ाता, दूसरा उन एरियाज में वो जाके कल्टीवेशन नहीं करता जहां पे जो आपको बेहतर रिटर्न मिल सकते हैं फसलों के ऊपर। उसको पता है कि मैं कुछ करूं या ना करूं, जितनी मेरी फसल पैदा होगी इसका तो मुझे पैसे मिल जाएंगे। तो ये किसानों अपने के लिए उनके लिए भी ठीक नहीं है, उनकी जो लिमिटेड सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं, इस तरह की जो पॉलिसीज है वो डिपेंडेंट कर देती है, मतलब एक हेल्दी कंपटीशन को डिस्करेज करती है। के अलावा मार्केट इकोनॉमी है, आप उसका बेनिफिट लें। छोटी फसलों में अक्सर मुनाफा ज्यादा होता है, लेकिन जो फार्मर है वो बड़ी फसल में जाता है, गन्नों में जाता है, गन्ने में जाता है, कपास में जाता है। कपास में अब इंटरवेंशन प्राइस है, कपास में इमदादी कीमत नहीं है। अब इंटरवेंशन प्राइस और इमदादी कीमत में फर्क ये होता है कि एक बैरियर आपने सेट कर दिया कि फॉर एग्जांपल अगर 8500 रुपया उसकी पर 40 kg प्राइस है, तो अगर उससे नीचे कीमत गिरेगी तो हुकूमत इंटरवीन करेगी। अब उसे 8500 से ऊपर जितना भी जाए उस टाइम पे हुकूमत इंटरवीन नहीं करेगी। थोड़ा सा उनका फूड सिक्योरिटी का भी है, उसमें जो एक चीज ये करना चाह रहे कि राइट टू फूड एक्ट
एक कानून साजी करना चाह रही है पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आने के बाद कि तमाम अफराद को जो एलिजिबल हाउस होल्ड्स हैं उनका एसेंशियल फूड आइटम्स एटलीस्ट उनको सब्सिडाइज रेट्स पे मिलें। फिर इसके साथ ही वो बात करें कि 100 डे एक उनका न्यूट्रिशन प्लान है न्यू बॉर्न बेबीज़ के लिए और मदर्स के लिए। साथ ही उसकी वो स्कूलों में जो मुफ्त खाना है उसकी बात कर रहे हैं। ये स्मॉल स्केल के ऊपर इसका एक्सपेरिमेंट हो चुका है गिलगित बल्तिस्तान में, जब वहाँ पे चीफ सेक्रेटरी थे मोहिउद्दीन वानी, तो उन्होंने ये स्टार्ट वहाँ से किया था। इससे फ़र्क ये पड़ता है कि जो जीबी का रिजल्ट ये है, वहाँ जब ये इम्प्लीमेंट हुआ तो उसका फ़ायदा ये हो कि जो स्कूलों में जो अटेंडेंस है और जो बच्चों की पार्टिसिपेशन है वो दोनों बढ़ जाते हैं और उनकी हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो अगर इसको वफाक के लेवल से आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, सूबाई हुकूमतें खुद कर सकती हैं अपने लेवल पे, फेडरल गवर्नमेंट का ये काम नहीं है। और सिंध के अंदर तो आपको पता है कितने अरसे से पीपल्स पार्टी है, तो वहां पर तो उनके पास मौके कई पहले भी आए और कर सकते थे। और ऑब्वियसली आप इंटीरियर सिंध चले जाएं, वहां पर जो गुर्बत और इसका हाल है जो तो वो तो आई थिंक ऑब्वियसली उनको वहां से आई थिंक शुरू करना चाहिए। तो लेट्स सी कि इस पर किस हद तक वो कामयाब होते हैं। अच्छा, इसमें जो एक और चीज़ है नाज़रीन, 2 पॉइंट्स इनके बड़े इंपॉर्टेंट है और इसकी फार रीचिंग इम्प्लीकेशन है और ये स्लाइटली डिफरेंट है। PMLN का जो मैनिफेस्टो है उससे उन्होंने बात की है एक्सटर्नल इकोनॉमिक रिलेशंस की। जब बात की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, तो वो कह रहे हैं कि जो आपके रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ जो ताल्लुकात हैं उस पर तजारत की बुनियाद पर ताल्लुकात होने चाहिए। जो बाकी जो आपके पॉलिटिकल इश्यूज है उसको आपके जो इकोनॉमिक रिलेशन है उससे अलहदा कर देना चाहिए। ये वाली चीज लग ऐसे रही है विदाउट नेमिंग इंडिया, ये इंडिया की ही यहाँ पे बात हो रही है। जो PMLN का मैनिफेस्टो है उन्होंने इसको लिंक किया इंडिया के साथ जो ताल्लुकात हैं, जो कश्मीर का इशू उसके रेजोल्यूशन के साथ। यहाँ पे जो पीपल्स पार्टी है वो ये कह रही है कि जो तजारत और सियासत है इन दोनों को अलहदा रखा जाएगा जब आप जो रीजनल कंट्रीज हैं उनके साथ ताल्लुकात की बात करते हैं। और तीसरा इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पाकिस्तान ने साइन किए हुए रीजनल कंट्रीज के साथ, खासतौर पर चाइना के साथ, उसको दोबारा खोलने की बात कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी क्रूशियल कि इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स है, खासतौर पर चीन के साथ, वो वन साइडेड एग्रीमेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान की तजारत को फायदे की बजाय नुकसान हो रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या व्यू है, क्योंकि ये वो पार्टी है जो इस चीज का क्रेडिट लेती है कि जो आखिरी अवार्ड आया था 2010 में इनकी वजह से आया था, इन्होंने इंप्लीमेंट करवाया। अब इसके ऊपर इनकी क्या पोजीशन है, बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टो के हवाले से बात कर रहे हैं। बिफोर इसके कि उनकी फॉरेन पॉलिसी की क्या तरजीहात हैं। जो इकोनॉमी की हम बात कर रहे थे, अगेन नेशनल फाइनेंस कमीशन के हवाले से भी उन्होंने तजावीज़ दी हैं। और अगर आप देखें बाकी जमातें फिर जो 18वीं आइनी तरमीम के बाद जो सूबों को ज़्यादा शेयर मिला नेशनल फाइनेंस कमीशन में, कुछ इवन जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है उनकी भी रिजर्वेशंस हैं, बट पीपल्स पार्टी इज स्टिल स्टिकिंग टू देयर स्टांस। दे बिलीव कि दैट वाज द बेस्ट डिसीजन। और इसके हवाले से क्या उनकी तजावीज़ हैं, क्या इसको करना चाहिए? देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे लचक दिखाई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। इसको 2-3 पॉइंट्स को देखने की जरूरत है। नंबर 1, एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है बिटवीन सेंटर और सूबे, उसके ऊपर उन्होंने बात नहीं की। वर्टिकल के ऊपर वो नहीं चाहते कोई कमी हो। वर्टिकल का मतलब ये है कि सो वफाक को मिल रहा है तकरीबन 42.5% और 57.5% सूबों को जा रहा है, उसके ऊपर उन्होंने टच नहीं किया। दूसरा जो पॉइंट होता है, जो चारों सूबाई हुकूमतें हैं उनको जो पैसा जाता है उसके ऊपर उनका जो हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका जो फार्मूला इसको हम करेक्ट करना चाहते हैं। और इसका मतलब यह है कि इस वक्त जो अवार्ड है इज हैवीली टिल्टेड टूवर्ड्स पंजाब। इस तरीके से आबादी का जो परसेंटेज है 82% से ज्यादा है जब सूबों को पैसा उनका शेयर मिलता है। तो वो कह रहे 2 बातें कह रहे, तो एक जो क्राइटेरिया है सूबों के दरमियान पैसा तकसीम करने का, उसको हम एक्सपैंड करेंगे। अभी 4 क्राइटेरिया उसके अंदर, उसको फर्दर एक्सपैंड करेंगे। तो 4 को 5-6 करते हैं, उसमें क्या वो लेके आते हैं। अभी आपकी पॉपुलेशन है, आपकी पॉवर्टी है, डेंसिटी है आपकी पॉपुलेशन की। चौथा टैक्स कलेक्शन का भी थोड़ा सा उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन है, उसकी करेक्शन की ये बात कर रहे हैं। साथ ही वो ये कह रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का फिगर है वो करेक्ट फिगर हम इस्तेमाल करना चाहेंगे। पॉपुलेशन का फिगर कौन सा है वो करेक्ट समझते हैं, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। 7th पॉपुलेशन सेंसस के रिजल्ट्स अवेलेबल हैं, होपफुली उसी की बात कर रहे हैं। लास्ट जहां पे मैं कह रहा हूं कि ये थोड़ा सा लचक दिखाई है, वो पॉइंट है कामरान उनका, जो पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि जो 2 स्पेशल रीजन है पाकिस्तान के, आजाद जम्मू एंड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इनको उन्होंने कहा जी कि हम नेशनल फाइनेंस कमीशन में उनको हिस्सा देंगे और शामिल करेंगे।
अभी इन दोनों रीजन्स की जो नीड्स हैं फाइनेंसिंग की, वो वफाकी हुकूमत पूरा करती है। तो अगर आप उसको एनएफसी वार्ड में भी शामिल कर लेते हैं तो एटलीस्ट जो वर्टिकल का 42.5% है उसके ऊपर आप नहीं भी कंप्रोमाइज करते तो आप कहीं ना कहीं से उनका जो बोझ है वफाक का वहां से कम करके आप जो बाकी सूबों में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये इनका एक पॉइंट है। और लास्टली इनका जो एक पॉइंट है कि जो टैक्स की कलेक्शन है, अभी जो सेल्स टैक्स है वो दो तरह का है, एक अशिया के ऊपर लगता है और एक सर्विसेज खदमात के ऊपर है। खदमात के ऊपर जो सेल्स टैक्स है वो सूबों के पास है, और जो गुड्स के ऊपर सेल्स टैक्स है इसकी कलेक्शन और इसकी जो ओवरऑल इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो वफाक के पास है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यहाँ पे ये कह रही है कि जीएसटी ऑन जो गुड्स है वो भी वफाक से लेके सूबों को इसकी कलेक्शन दे दी जाएगी। ये उनका पुराना उनकी वो मुतालबा रहा है। उनका ये ख्याल है कि एफबीआर के मुकाबले में सूबाई जो टैक्स अथॉरिटीज हैं वो ज्यादा एफिशिएंट है, वहां पे करप्शन भी कम है उनके बकौल, तो बेहतर तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं। पर ये इनका ओवरऑल इकोनॉमिक मैनिफेस्टो है। अब आ जाते हैं आपके फॉरेन पॉलिसी की। जो एनएफसी की आप बात कर रहे हैं ना, उसके ऊपर जो भी जिस जमात की भी तजावीज़ हैं इसके ऊपर इत्तेफाक राय पैदा करना बहुत मुश्किल होता है। और मुझे याद है कि मैं किसी ज़माने में जब मुशर्रफ रजीम थी और उस वक्त भी इवन के मिलिट्री रूल था, तो उस वक्त भी ऑन एंड ऑफ इतने नेगोशिएशंस होते थे जो नेशनल फाइनेंस कमीशन के, और कंसेंसस नहीं हो पाता था। तो जो भी इस तरह की चेंजेस हों तो ऑब्वियसली इत्तेफाक राय ज़रूरी है। अब अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो आई थिंक ओवरऑल एक जनरल जो आई थिंक हमने जितनी जमातों के अभी तक मैनिफेस्टोज देखे हैं, पीपल्स पार्टी इट सीम्स के ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव उन्होंने चीज़ों को डील किया है, ज़्यादा आई थिंक अप टू डेट है। और उसकी एक रीज़न है, देखें हमारी जमातों से अक्सर जो सियासी जमातें उनसे ये गिला होता है, बाहर की दुनिया तरक्की याफ्ता ममालिक इन जमातों के साथ कोई ना कोई थिंक टैंक एसोसिएटेड होते हैं जो इस तरह के स्ट्रेटेजिक फॉरेन पॉलिसी के इश्यूज होते हैं, वो पार्टीज को इनपुट देते हैं। यहाँ पर जो मैंने इनका मैनिफेस्टो देखा है, आपको पता है कि जिना इंस्टीट्यूट जो है वो शहरी रहमान चलाती हैं, तो यहाँ पे क्लियरली मुझे लगता है कि उनका मेजर इसके अंदर इनपुट है, क्योंकि जो भी इस वक्त करंट डेवलपमेंट हो रही हैं उसको सामने रखते हुए उन्होंने आप कह सकते हैं कई ऐसी चीज़ें हैं जो प्रैग्मेटिक अप्रोच की बात की है। ओवरऑल अगर आप देखें जो एम्फेसिस उन्होंने दिया है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी, जिस तरह वो कह रहे हैं कि हमें एक नए इकोनॉमिक प्लान की ज़रूरत है, तो यहाँ पर वो बात कर रहे हैं कि अपनी फॉरेन पॉलिसी को भी रीबूट करने की ज़रूरत है। मतलब ये एक कंप्यूटर की एक टर्म है और बात उनकी बिल्कुल ठीक है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट बात कि मसलन वो ये कह रहे हैं कि अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें फॉरेन पॉलिसी की अगर आप बात करें एक रैशनल फ्रेमवर्क की ज़रूरत है। अब मेरा जितना तजुर्बा रहा है, कहते हैं कि फॉरेन पॉलिसी जो होती है ना, वो कहते हैं एक हार्टलेस होती है, उसके अंदर जज्बात जो है ना, आम लोगों के जज्बात हो सकते हैं, लेकिन जब आप फॉरेन पॉलिसी और स्टेट क्राफ्ट होता है तो वो बड़े आप कोल्ड हार्ट के साथ चीज़ों को देख रहे होते हैं, क्योंकि अगर आप जज्बाती हो जाएंगे तो हो सकता है उस जज्बात में आके बहुत से आपके जो मामलात हैं वो ख़राब हो सकते हैं। इफ़ आई रिकॉल, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जब सऊदी अरब और यूएई कश्मीर के ऊपर हमारा उस तरह से साथ नहीं दे रहे थे, तो उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में कुछ ऐसे बयानात दे दिए ओआईसी के हवाले से उनके और उन्होंने कहा जी कि वी कैन गो विदाउट सऊदी अरेबिया एंड यूएई, तो उसके फिर काफ़ी हमारे लिए वो इम्प्लीकेशंस हमारे लिए आई। तो उसमें जो आप बात कर रहे थे, आई थिंक उन्होंने बड़ा इन डिटेल मसलन अफगानिस्तान के हवाले से आगे भी बात करेंगे, बड़ा ऐसा नहीं किया कि उन्होंने बस दो बातें करके आगे चल पड़े, बड़ा डिटेल उन्होंने अफगानिस्तान के हवाले से उसको किया। और उसमें अगेन फोकस जहाँ पे उन्होंने किया कि हमें इनके साथ ट्रेड एंड जो कमर्शियल टाइज हैं, पॉलिटिकल पीपल टू पीपल कांटेक्ट हैं, उनको मजबूत करना है। बट एट द सेम टाइम अनलाइक अदर पार्टीज इन्होंने हाईलाइट किया है कि जो इस वक्त पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर से वो टीटीपी हो या दूसरे दहशतगर्द ग्रोह हो, उनकी वजह से जो हमें थ्रेट फेस करना पड़ रही है, अगेन दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू जो इसको कह रहे हैं कि हम आगे उसके साथ मतलब ये उसके बगैर जो है मामलात जो हैं वो इतनी आसानी से आगे बढ़ नहीं सकते। बट अनलाइक जो इस वक्त हमारी पॉलिसी है वो कह रहे हैं कि हम इंगेज करेंगे उनके साथ। इवन जो अफगान मुहाजिरीन हैं उनको वापस भेजने के हवाले से वो कह रहे हैं कि म्यूचुअली विद अफगानिस्तान कंसल्टेशंस उसको हम यकीनी बनाएंगे। और फिर ऑब्वियसली दे ऑल्सो टेक क्रेडिट कि जी जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड का जो एग्रीमेंट हुआ था ये पीपल्स पार्टी के ही 2011 में हुआ था। और अगेन फिर सी पैक का वो कहते हैं जी कि हम क्रेडिट लेते हैं और सी पैक को फर्दर हम उसको ना सिर्फ करेंगे, आगे लेके चलेंगे, बट एट द सेम टाइम जो भी उसको थ्रेट्स हैं विद इन एंड आउटसाइड पाकिस्तान जो कर रहे हैं उनको भी करेंगे। एंड कश्मीर के ऊपर आई थिंक दे हैव सेट के जो ट्रेडिशनली वही कि 5 अगस्त 2019 वाला मामला है उसको भी उन्होंने उसका जिक्र किया है। बट उन्होंने ये कहा है कि देयर इज नो मिलिट्री और यूनिलैटरल सोल्यूशन टू कश्मीर डिस्प्यूट। इसमें जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है आई थिंक उन्होंने ये कहा है कि आपको पता है कि भारत के अंदर भी आम इंतखाबात होने हैं इसी साल,
तो ओपन एक रखी उन्होंने विंडो कि अगर इंतखाबात के बाद भारत में जो भी गवर्नमेंट आती है, इफ दे आर ओपन टू डायलॉग, तो देन वी कैन ऑल्सो रेसिप्रोकेट। और बाकी अगेन उसमें ये भी पॉसिबिलिटी उन्होंने ओपन छोड़ी हुई है कि ट्रेड भारत के साथ हो सकती है विदाउट फर्स्ट सेटलिंग द इशू ऑफ कश्मीर। तो ओवरऑल इट अपेयर्स कि एक उन्होंने आप कह सकते हैं कोशिश की है कि थोड़ा प्रैग्मेटिक अप्रोच लें एंड कीपिंग इन व्यू द करंट जो भी रीजनल इंटरनेशनल जो डायनामिक्स है फॉरेन पॉलिसी के हवाले से। ये एक लिहाज से अच्छा है, अभी चूंकि ऑलमोस्ट हमने इन तमाम पार्टीज के मंशूर का वो कर लिया है रिव्यू, बट थोड़ा सा अगर इनकी अमेरिकन पॉलिसी क्या इनकी होगी अगर ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आती है, तो डू यू थिंक दे हैव अ सॉफ्ट पॉलिसी टुवर्ड्स वेस्ट, या कोई स्ट्राइक करने की कोशिश करेंगे बैलेंस बिटवीन चाइना एंड पाकिस्तान रिलेशन एंड पाकिस्तान एंड द यूएस रिलेशन, उसके ऊपर इनका क्या है? आई थिंक इसमें जो ज्यादा फोकस है उनका ना, इन्वेस्टिंग इन मल्टीलैटरलिज्म। अब इसमें जो उनका फोकस भी यही है कि इसमें बाकायदा उन्होंने हाईलाइट भी किया है कि दुनिया जो है इस वक्त बड़ी आप कह लें कि एक अंडर गोइंग अ ट्रांजिशन, कि वो यूनिपोलर वर्ल्ड तो नहीं है, एक तरफ अमेरिका है, दूसरी तरफ चीन उभरती ताकत है, रशिया अपने आप को रीअसर्ट कर रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में उनका ये कहना है कि हमें अपनी ऐसी एक पॉलिसी बनानी है कि जिसमें जो हमारे एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स हैं उनको मजीद उनके साथ दोस्ती करनी है, बट अपने एडवांटेज के लिए इस्तेमाल करना है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में वो ये कह रहे हैं कि जो ये चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर है ये डिमांड कर रहा है कि हम एक रैशनल फ्रेमवर्क डेवलप करें जिसमें हम अपने जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। मतलब ये है दो के एक आम व्यू यही है कि पीपल्स पार्टी जब आती है तो उनका झुकाव मगरिब की तरफ या अमेरिका की तरफ होता है, बट यहाँ पर वो ये बात कर रहे हैं कि जो मल्टीलैटरलिज्म है दैट इज़ द वे फॉरवर्ड, और हमने जो भी दुनिया में बड़ी ताकतें हैं उनके साथ ताल्लुकात को एक बैलेंस और तवाज़ुन के साथ आगे लेके चलना है। ये नहीं है कि हमने अमेरिका के कैंप में चले जाना है या तमाम जो अपने अंडे हैं वो चीन की टोकरी में डाल देने। तो एक बैलेंस अप्रोच की बात कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम क्योंकि ये मल्टीलैटरलिज्म की अगर हम बात करें तो उसके अंदर कई चैलेंजेस भी हैं। अगर अमेरिका और चीन के दरमियान ये जो सो कॉल्ड कोल्ड वॉर है और हम बीच में सैंडविच भी बन सकते हैं, तो उसमें ऑब्वियसली यू नीड अ पॉलिसी जिसमें आप अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करें विदाउट taking sides, which is of course a very challenging. इनकी अभी खैर एक अच्छी एस्पिरेशन तो आप इसको कह सकते हैं, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं ग्लोबली स्पीकिंग उसमें अब वो बात मल्टीलैटरलिज्म की रही नहीं, या रीजनलिज्म की बात हो रही है, या फिर दोबारा पोल्स बनना शुरू हो गए हैं, ब्लॉक्स बनना शुरू हो गए, ब्लॉक्स पॉलिटिक्स अब ज्यादा हो गई है। अमेरिकन की अगर किसी के खिलाफ उनकी एक क्लियर स्टेटेड अपोजिशन है, चाइना पहले था, अब बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर रशिया के साथ उनकी एक स्टैंडिंग है, बट गुड मैनिफेस्टो ओवरऑल अगर हम इसको रेट करें जो 3-4 हमने बड़े मैनिफेस्टो इन्होंने इस पे मेहनत की है, इस पे मेहनत की है। तीन और अगेन आई वुड गो बैक, की वजह उसकी यही है कि आई थिंक जो शहरी रहमान फॉरेन पॉलिसी के हवाले से इनका ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है। पीएमएलएन का मैनिफेस्टो जो था खास तौर से फॉरेन पॉलिसी का पार्ट लगा ऐसे रख, दे हैव ट्राइड टू टो द लाइंस ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, कोई बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी पॉलिसी डबल नहीं की कि क्या वो करेंगे, इंडिया बड़ा जेनेरिक। बट नाज़रीन ये फैसला आपका होना है, वोट आपका है। हमने जो अभी इनके मैनिफेस्टो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के रिव्यू के, सबके तो नहीं कर सकते, जो बड़ी मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज थी उनके मैनिफेस्टो में 3-4 पार्टीज के जो मैनिफेस्टो थे वो आउटस्टैंडिंग हमें लगे, या एटलीस्ट उस पर काम हुआ, जिसमें पीएमएलएन का मैनिफेस्टो अच्छा था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जमात इस्लामी का, और एमक्यूएम ने भी काफी मेहनत की अपने मैनिफेस्टो में। क्या इस पे अमल होता है या नहीं होता ये तो वक्त बताएगा, फैसला आप लोगों का है, वोट आप लोगों ने देना है। बहरहाल एक चीज की यहाँ पे इंपॉर्टेंस है कि तमाम जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज है उनके अंदर एक रियलाइजेशन है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी के जो हालात है और पाकिस्तान की इस वक्त जो फॉरेन पॉलिसी और नेशनल सिक्योरिटी की जो चैलेंजेस हैं वो काफी संजीदा और एक नई सोच के साथ हुकूमत लेना पड़ेगी और उसको चलाना पड़ेगा। यहाँ पे ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जब ये खुद इख्तिदार में थी तो उन्होंने क्या किया और पाकिस्तान के कर्जे की क्या सूरत हाल है। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदेद कहते हैं, और हम पीपल्स पार्टी की मैनिफेस्टो की बात कर रहे थे और शहबाज ने ओवरऑल भी एक ओवरव्यू दिया कि तमाम जो बड़ी जमातें हैं उनके मैनिफेस्टो कैसे हैं और असल चैलेंज इम्प्लीमेंटेशन है। और एक चैलेंज तमाम जमातों ने मोरलेस और ख़ास करके बड़ी जमातों ने एक जो इशू हाईलाइट किया है वो है कि हमारे जो अनसस्टेनेबल जो कर्जे हैं, और जाहिर है कि ये कोई आज का मसला नहीं है, इसीलिए पार्लियामेंट ने एक कानून भी बनाया था जिसके तहत हम जो भी गवर्नमेंट है वो किस हद तक वो कर्जा ले सकती है, उसको जीडीपी के तनासुब से कितना होना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली
पीपल्स पार्टी हो, पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, कोई भी गवर्नमेंट इस कानून की पासदारी नहीं कर सकती, इस पार्लियामेंट एक्ट की। तो बातें करना तो आसान है, करके दिखाना असल चैलेंज है। 2-3 किस्म के सीरियस इसमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ख़ासतौर पर ये चीज़ें स्टार्ट हुई हैं 2010 का जो नेशनल फाइनेंस कमीशन का अवार्ड था, जब आपने एकदम 10% इजाफी वसाइल दे दिए सूबों को, जो उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ट्रांसफ़र करनी थी, या तो वो आपने की नहीं, अगर की तो उसमें से कुछ फिर आपने वापस ले ली। फिर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हर हुकूमत ने, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत के तकरीबन 4 साल थे या फिर पीएमएलएन की 5 साल की हुकूमत थी, इन्होंने उन एरियाज़ में जाके इन्वेस्टमेंट करने की कोशिश की, उन एरियाज़ में जाके काम करने की कोशिश की जो आईनी तौर पर वफाकी हुकूमत का काम नहीं। उसका नतीजा क्या निकला कि पाकिस्तान के ऊपर जो कर्जों का बोझ था वो बढ़ता गया। आज हम उस स्टेज के ऊपर आके खड़े हो चुके हैं कि अभी आपको पता है कि चंद माह पहले तक पाकिस्तान दिवाली होने के बहुत करीब पहुंच चुका था। वहां से वी पुल्ड बैक, नॉट बिकॉज ऑफ अस बट बिकॉज वी गॉट अनदर आईएमएफ प्रोग्राम। वो प्रोग्राम की इंप्लीमेंटेशन अभी भी हो रही है, लेकिन जो सूरत हाल बनती है, जो कभी लॉ मेकर्स ने एक सोचा था कि पाकिस्तान को एक फिस्कली एक डिसिप्लिन एक रियासत होगी, हुकूमत डिसिप्लिन एक का मुजाहरा करेगी, वो हुआ नहीं है। 2005 का कानून है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी डेट लिमिटेशन एक्ट, उसका मकसद यही है कि आप खर्चा उतना करेंगे जितने आपके पास वसाइल हैं, और कर्जे को आप उस हद तक रखेंगे जो कि पाकिस्तान के लिए सस्टेनेबल हो, उसको कर्ज लेना, उसको वापस करना। वो हद उस वक्त जो लॉ मेकर्स थे उनके ख्याल में 60% थी। इस कानून में 2-3 दफा कामरान तब्दीलियां आई, खासतौर पर जब पीएमएलएन की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने चेंजेस इसलिए नहीं की कि उसको बेहतर करना चाह रहे थे, चेंजेस इसलिए की कुछ चीजें इसमें से डिलीट कर दी गई ताकि आप उनसे सवाल ही ना पूछ सकेंगे आपने इसकी वायलेशन क्यों की है। स्टिल अगर आप बात करें इस कानून के तहत जो अमेंडमेंट्स हुई, आखिरी अमेंडमेंट 2017 में जो मेजर हुई थी, जो डेट टू जीडीपी रेशो थी पाकिस्तान की, वो होना चाहिए थी 57.5%, जो पिछला माली साल था। एक्चुअल आपकी हुई तकरीबन 74.8%। ये तकरीबन को 18% ऑफ जीडीपी जो इजाफी है, जो आपका 14,500 अरब रुपए का इजाफी बोझ बनता है, जो तमाम हुकूमतों ने मिलकर पाकिस्तान के गले में डाल दिया है। अब उनके जो मैनिफेस्टोज हैं वो तो ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि हम जो एफआरडीएल का एक्ट है उसकी जो है वो, और इमेजिन करें कि अगर ये 14,500 अरब रुपए हमारे कर्जे कम होते तो आज हमारी मईशत की क्या पोजीशन होती, आज हमारा एक्सटर्नल सेक्टर कितना बेहतर होता, आज शायद हमें आईएमएफ के प्रोग्राम की भी जरूरत ना होती। आईएमएफ के प्रोग्राम की भी जरूरत ना होती। आज जो अभी आपका जुलाई से दिसंबर का पीरियड इस माली साल का पहला जो हाफ था खत्म हुआ, उसमें कर्जों के ऊपर सिर्फ सूद की अदायगी हुई है 4,220 अरब रुपया, और वफाकी हुकूमत की जो खालिस्तान आमदन थी सूबों को उनका हिस्सा एनएफसी में देने के बाद 4,000 अरब रुपया। वफाकी हुकूमत की जो खालिस्तान आमदन थी वो कर्जों के ऊपर सूद की अदायगी से भी 220 अरब रुपया कम थी। अगर इन लोगों ने बिहेव कर लिया होता, अगर इन लोगों ने इस चीज का ख्याल किया होता कि ये जो कर्जे लिए जा रहे हैं ये हमने वापस भी करने हैं, और इस कौम का क्या बनेगा। बट यू थिंक कि कंसिस्टेंटली रेगुलरली इसकी वायलेशन हो रही है, तो इस कानून में मजीद तरामीम करने की जरूरत है, गिवन द फैक्ट कि अभी जो आपकी सिचुएशन है और आगे इवन के आज से ही हम अगर करेक्टिव मेजर्स लेना शुरू करें तो शायद इट विल टेक 3-4 years कि जब हमारी इकोनॉमी सही ट्रैक पे आएगी। तो उसको सामने रखते हुए वी नीड टू अमेंड दिस पार्लियामेंट एक्ट, बजाय इसके कि हम अपने आप को धोखे में रखें कि नहीं जी वो कर लेंगे। ये देखिए कामरान, जो पहली चीज होती है ना किसी भी चीज को ठीक करने की, वो उसकी रियलाइजेशन और एक्नॉलेजमेंट होती है। इस हवाले से नाज़रीन जो ट्रैक रिकॉर्ड है वजारत खजाना का वो इंतहाई बुरा रहा है। ऐसे वक्त में जब पाकिस्तान की हुकूमत को, खासतौर पर वजारत खजाना को ज्यादा ट्रांसपेरेंट ओपन होना है, क्यों होना है कि खुद जो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर वो ये कह चुकी हैं कि पाकिस्तान का जो कर्जा है अनसस्टेनेबल हो चुका है। तो बजाय कि जो एक अनसस्टेनेबल कर्जा है उसको सस्टेनेबल करने के लिए कुछ इकदाम किए जाएं, एक डेट पॉलिसी स्टेटमेंट जो इसी कानून के तहत वजारत खजाना बना के पार्लियामेंट में सबमिट करती है ताकि बता सके कि पाकिस्तान के कर्जों की क्या सूरत हाल है, उस स्टेटमेंट में जो अहम इंफॉर्मेशन थी उसको डिलीट कर दिया गया, ओमिट कर दिया गया वजारत खजाना की तरफ से, ताकि लोगों को ज्यादा हकीकत का ना पता न चले। ज्यादा हकीकत का पता नहीं चलेगा तो ज्यादा सवालात नहीं उठाएंगे। अब कौन सी इंफॉर्मेशन अब इस जो डेट पॉलिसी स्टेटमेंट 2024 की आई है उसमें से डिलीट की गई है, ये आप जरा सुनिएगा, आप देखेगा इनके काम। तो जो रिव्यू होता था कौमी कर्जे का, उसका रिव्यू इसमें से निकाल दिया इन्होंने। एक एनालिसिस का उसके अंदर कंपोनेंट होता था, एनालिसिस ऑफ एक्सटर्नल पब्लिक डेट, और उसके जो इनफ्लोज और आउटफ्लो जो पैसा बाहर जाना वो एनालिसिस इसमें मिसिंग है। पाकिस्तान में करेंसी एक्सचेंज रेट बड़ा इशू रहा है, उसकी करेंसी मूवमेंट और उसकी जो रिवैल्यूएशन इंपैक्ट आता है कर्जे के ऊपर वो निकाल दिया गया है इसके अंदर से।
फिर जो ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड, जो सबसे इनका क्रिमिनल एक्ट बनता है, जो इनको नहीं करना चाहिए था, कि पाकिस्तान को कितनी जरूरियात हैं कर्जे की, अपना कर्जा वापस करने के लिए, अपने जो करंट अकाउंट डेफिसिट है उसको फाइनेंस करने के लिए, उसको ओमिट कर दिया गया है। कैसी डेट पॉलिसी स्टेटमेंट है जिसमें ग्रॉस फाइनेंसिंग नीड्स का जिक्र नहीं है? और फिर जो रिसेंट अपडेट्स और डेवलपमेंट्स होती थी उसके ऊपर कोई बात नहीं है। हमने पूछने की कोशिश की वजारत खजाना के स्पोक्समैन से कुछ 3 दिन पहले, हमें आज तक उसका जवाब नहीं आया। कामरान, ये इनकी ओवरऑल सूरत है और इंडिकेटर्स किस तरफ जा रही हैं? तो कर्जों का तो जो है वो पता लग गया आपको। इनके जो डेट सस्टेनेबिलिटी के इंडिकेटर्स हैं, उसके पहले तो ये बड़े एक कॉम्प्रिहेंसिव होते थे, उसको भी शॉर्टन किया गया, बट इस टाइम पे शॉर्टन नहीं हुआ। ये पहले 2-3 साल ये हर दफा ही वजारत खजाना ऐसे करती, हुकूमत किसी की भी हो, पॉलिसी कोशिश करते हैं कि ऐसी दें कि किसी को कुछ पता ना चले। 2-3 अगर आप इंडिकेटर्स को देख लें, जो शेयर ऑफ एक्सटर्नल डेट है वो बढ़ गया है, 38% हो गया है टोटल कर्जे का। जितना बढ़ता जाएगा उतना पाकिस्तान की वल्नरेबिलिटी बढ़ेगी, क्योंकि आपके एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन की वजह से आपका बोझ बढ़ता है। फिर जो आपको कर्जा वापस करने का एवरेज टाइम टू मैच्योरिटी पीरियड होता है, जो कर्जा आपका स्टॉक है कितने साल में वापस करना है, ये इंडिकेटर बहुत बुरी तरह खराब हो रहा है। जो डोमेस्टिक कर्जा है वो 3 साल और 6 माह उसका पहले पीरियड था 2022 के साल में, अब वो कम होके वो हो गया है 2 साल और 8 माह। मतलब इतना आप उसको रोल ओवर कर रहे हैं। उसमें आई थिंक इंपॉर्टेंट चीज यही है कि अगर इन आदाद शुमार को आवाम से छुपा के अगर तो पाकिस्तान की हालत बेहतर होती है तो 100 बिस्मिल्लाह, लेकिन इस तरह से हालात बेहतर नहीं। तो यहाँ पे ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद बात करेंगे कि चाइना ने अफगानिस्तान के हवाले से इस हफ्ते क्या अहम फैसला किया है। चीन ने बाकायदा तौर पर जो तालिबान की तरफ से अपॉइंट करदा फुल टाइम एम्बेसडर है, उसके जो डिप्लोमेटिक क्रेडेंशियल्स हैं वो एक्सेप्ट किए हैं। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में एक तकरीब हुई जिसमें चीन के सदर ने जहां 38 बाकी जो एम्बेसडर्स थे उनके क्रेडेंशियल्स को एक्सेप्ट किया, तो उसमें अफगान तालिबान ने जिसको नामजद किया था अपना सफ़ीर बिलाल करीमी, उनके क्रेडेंशियल्स भी एक्सेप्ट किए। ये हैरानकुन डेवलपमेंट थी, क्योंकि चीन इस एतबार से वो पहला मुल्क बन गया है कि जिसने अफगान तालिबान के इक़्तिदार में आने के बाद फुल टाइम जो एम्बेसडर है अफगानिस्तान का, उसको कबूल किया है। क्या इसका मतलब है कि चीन ने खामोशी के साथ या टेसिटली अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर लिया है? इसमें जो सबसे अहम चीज़ है कि चीन ने इसकी वजाहत तो नहीं की, लेकिन पाकिस्तान के लिए भी इस लिहाज से ये जो फैसला है चीन का वो हैरानकुन था, क्योंकि पाकिस्तान का ये ख्याल था कि अफगान तालिबान जब अगस्त 2021 में इक़्तिदार में आए थे तो तमाम जो खित्ते के ममालिक थे उसमें चीन भी शामिल था, ये फैसला किया था कि कोई भी सोलो फ्लाइट नहीं लेगा। जब अफगान तालिबान की हुकूमत को तस्लीम करने की बात होगी तो एटलीस्ट जो खित्ते के ममालिक हैं वो इत्तेफाक राय से ये फैसला करेंगे। तो शहबाज, जो पाकिस्तान के हुकाम हैं वो यकीनी तौर पर इसको एसेस कर रहे हैं। ज़ाहिर है चीन जो है दुनिया की अब दूसरी बड़ी ताकत है और वो हमारे से पूछ के तो नहीं करेंगे, बट गिवन द फैक्ट कि अगर आपको याद हो कि अफगान तालिबान को जो थ्रू कराया या उनके साथ कांटेक्ट एस्टैब्लिश करवाया चीन के साथ, वो पाकिस्तान नहीं करवाया, और आज अपेरेंटली चीन जो है वो एक इंडिपेंडेंट वो फैसला कर रहा है। और पाकिस्तान के लिए इसलिए काइंड ऑफ अ सेटबैक, क्योंकि इस वक्त आपको पता है कि जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप हमारी अफगानिस्तान के साथ है, और पाकिस्तान को ये खदशा है कि इस इकदाम से चीन के जो अफगान तालिबान है वो एम्बोल्डन होंगे। इनफैक्ट उनके तर्जुमान ने इस डेवलपमेंट के बाद ये कहा कि चीन को वो बात समझ आ गई है जो बाकी दुनिया को समझ नहीं आई। इन अदर वर्ड्स दे आर सेइंग कि अफगान तालिबान आर रियलिटी और दुनिया के पास कोई ऑप्शन नहीं है एक्सेप्ट इसके कि उनको वो तस्लीम करें। कामरान, वो मुझे याद आ गया अर्ली 1970s का, जब पाकिस्तान ने चीन और अमेरिका के दरमियान ताल्लुकात जो कायम करवाने में एक अहम किरदार अदा किया था, और हम आज भी उसको चेरिश करते हैं कि हमारी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात कायम हो गए। चीन भी एक्नॉलेज करता है, चीन भी एक्नॉलेज करता है और एक फैक्चुअल है, और अमेरिकन भी एक्नॉलेज करते हैं उस चीज़ को। उनकी जो मुख्तलिफ हिस्ट्री की जो बुक्स हैं, उनके जो डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाई हुए हैं, उसमें भी उसका जिक्र है। अब ये चीज़ हम फिर यहाँ पे भी क्लेम करेंगे कि हमने तालिबान और चाइना के जो रिलेशन है उसमें बिल्ड करवाए, बट हमारे अपने जो ताल्लुकात हैं वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं कि हालात ठीक नहीं है। इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा है इस डेवलपमेंट की। इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो भी पॉलिसी हो, चाइना और अफगानिस्तान के जो ताल्लुकात है ना सिर्फ ठीक होने जा रहे हैं, बल्कि वो इकोनॉमिकली वो उसको डीपन भी करने जा रहे हैं। और एक लिहाज से ये डेविएशन भी है, जो 3 प्रिंसिपल्स एग्री हुए थे बिटवीन द इंटरनेशनल पावर्स फॉर द रिकग्निशन ऑफ तालिबान, जिसमें एक उनका था गालबन के उनकी जो लैंड है, सरजमीन है, वो दहशतगर्दी के मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। कल के प्रोग्राम में हमने डिटेल में डिस्कस किया, अभी भी वो हो रही है और पाकिस्तान के खिलाफ भी इस्तेमाल हो रही है। दूसरा उसमें था इनकी इंक्लूसिव गवर्नमेंट होगी, और तीसरा इनका था वुमेन
या गर्ल्स की एजुकेशन का, वो तीनों चीज़ें के ऊपर अमल दरामद करवाए बगैर। अगर चाइना ने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह है, या आप समझते हैं कि ठीक है उन्होंने कहा कि हम अपना सोलो फ्लाइट लेंगे और दुनिया जो आई थिंक इसको आपको इस तरह से देखना होगा कि इसी हफ्ते ही स्टेट डिपार्टमेंट ने एक अपनी रिपोर्ट पब्लिक की है, या एक न्यू जो स्ट्रेटजी है रिगार्डिंग अफगानिस्तान, और उसमें उन्होंने लंबी चौड़ी रिपोर्ट है, और उसमें जो बेसिकली जो स्टोरी है उसके अंदर वो ये है कि अमेरिका जो है वो कॉशियसली ये कंसिडर कर रहा है कि जो डिप्लोमेटिक मिशन उन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बंद कर दिया था जब अफगान तालिबान इक़्तिदार में आए थे, उसको वो दोबारा ओपन कर रहे हैं। अभी दोहा से वो ऑपरेट कर रहे हैं, और उसकी वजूहात जो उन्होंने बताई हैं, उन्होंने ये कहा है कि बल्कि उनको कहा है ये प्रेडेटरी कंट्रीज ईरान, रशिया और चीन, उन्होंने कहा कि अमेरिका की एब्सेंस में अफगानिस्तान के अंदर अपने स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं वो बढ़ा सकते हैं, जो अमेरिका के डिसएडवांटेज पे हो सकता है। तो मतलब ये है कि हमेशा अफगानिस्तान, आपको पता है कि खित्ते के ममालिक हों या इंटरनेशनल जो प्लेयर्स हों, उनके लिए एक कंपीटिंग ग्राउंड बनता रहा है। तो अपेरेंटली ये लगता है कि शायद अमेरिका और चीन एक दफ़ा फिर, और रूस अपना जो इन्फ्लुएंस है वो एक्सरसाइज करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, और प्रैग्मेटिक अप्रोच अपना रहे हैं। इंस्टेड ऑफ कि जी तालिबान शराइत पे पूरा उतरते हैं या नहीं उतरते, दे आर लुकिंग आफ्टर देयर ओन इंटरेस्ट। तो इसके अंदर आई थिंक पाकिस्तान के लिए जो इस वक्त सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि हम तो पहले तो हमने जब अफगान तालिबान इक़्तिदार आए थे लेट 90s में, उसमें तो वी वर द 3 कंट्रीज पाकिस्तान, यूएई और सऊदी अरब, लेकिन इस दफ़ा हमने फैसला किया था इंटरनेशनल कम्युनिटी और एटलीस्ट रीजन के साथ जाएंगे जब ये काम करना होगा। लेकिन अगर अमेरिका तो ये कह रहा है कि हम इसका ये मतलब नहीं इनको तस्लीम कर रहे हैं, बट वो डायरेक्ट एक चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ओपन कर रहे हैं वहाँ पे उनके साथ। दिस मीन्स के पाकिस्तान को कीपिंग इन व्यू दीज डेवलपमेंट्स, अगर दुनिया की 2 बड़ी ताकतें अफगान तालिबान के साथ इस तरीके से इंगेज कर रही हैं, और इस वक्त हमारे जो ताल्लुकात हैं आपको पता है कि बहुत टेंस हैं, तो इनको सामने रखते हुए हमें कोई अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो तरतीब देना होगी। और आई एम श्योर कि जब पाकिस्तान में आम इंतखाबात होंगे, जो नई गवर्नमेंट आएगी इसके ऊपर ज़रूर फोकस करेगी, और आई एम श्योर कि जब नेक्स्ट फ्राइडे को द रिव्यू के प्लेटफॉर्म से आपसे मुलाकात होगी तो होपफुली बाय दैट टाइम पाकिस्तान में आम इंतखाबात हो जाएंगे, और एटलीस्ट वी विल हैव अ ट्रू पिक्चर कि अगली गवर्नमेंट जो है वो कौन बना रहा है। और एटलीस्ट ये पाकिस्तान के लिए ज़रूरी भी है, बिकॉज विदाउट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना आपकी मईशत मजबूत हो सकती है, और ना आपको फॉरेन पॉलिसी फ्रंट पे जो भी चैलेंजेस दरपेश हैं उनको बेहतर तरीके से निपट सकते हैं। बहरहाल प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।